डिस्कस करेंगे जून 2017 वेरिएंस 11। तो 1 आवर का ये पेपर होता है, आपको पता है, पहले बता चुके हैं। 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स का पेपर होगा। पीरियोडिक टेबल अटैच होता है पेज 16 पे फर्दर कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। गैस एक्स हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कलरलेस होती है, नो इफेक्ट ऑन आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर। इसका मतलब ना तो वो एसिडिक गैस है ना वो एल्कलाइन गैस है। इसका मतलब इट हैज टू बी अ न्यूट्रल गैस जिसका लिटमस के ऊपर कोई असर नहीं होता। नो इफेक्ट ऑफ लाइन वाटर इंडिकेट कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, लेकिन फ्लेमेबल होती है। सो राइट आंसर इज हाइड्रोजन। सर व्हाई नॉट ए? बेटा ए जो है वो एल्कलाइन गैस होती है, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगी, इसलिए गलत होती है, ठीक है। सर व्हाई नॉट बी? क्लोरीन जो है वो फ्लेमेबल नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। और क्लोरीन कलरलेस भी नहीं होता, इसलिए भी गलत है, ठीक है। व्हाई नॉट ऑक्सीजन? व्हाई नॉट डी? आई मीन बेटा ऑक्सीजन सपोर्ट कंबस्शन बट इट इज नॉट फ्लेमेबल, इसलिए डी भी गलत है, ठीक है। तो ए बी डी क्यों गलत है और सी क्यों ठीक है ये बता दिया। बिकॉज सी कलरलेस होता है, ये न्यूट्रल गैस होती है, इसके ऊपर लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं होता और फ्लेमेबल होती है। ठीक है बेटा, ये फ्लेमेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, अ गैस इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, which two piece of apparatus would enable the rate of this reaction to be measured? यार मुझे rate of reaction measure करना है, गैस इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन। बैलेंस एंड पिपेट। भाई जब भी गैस इवॉल्व होती है आपको गैस सिरिंज की जरूरत होती है, राइट, ताकि आप वॉल्यूम ऑफ गैस को कलेक्ट करके रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर लें। और रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करने के लिए यू नीड द स्टॉप वॉच एज वेल। तो राइट आंसर इज सी। सर व्हाई नॉट ए? भाई स्टॉप वॉच नहीं है तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमिन करोगे, इसलिए गलत हो गया। सर व्हाई नॉट बी? बी इसलिए गलत है at fixed temperature, ठीक है। Which statement about the particles is correct? अब ये पार्टिकल्स के मुतालिक कोई भी कंक्लूजन लेने का मतलब ये है कि आप पहले इन पार्टिकल्स को जो है
देख लो कि क्या क्या रहे हैं। इसमें 9 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 न्यूट्रॉन्स हैं। सॉरी 19 है, 19 माइनस 9 10 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद नियॉन है, ये हो जाएगा 10 प्रोटॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद सोडियम आयन है, एटॉमिक नंबर 11, मास 23, इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। अब ऑप्शन देख, वो क्या कह रहा है। ऑप्शन ए, दे ऑल कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नियॉन के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम है, इसलिए ये गलत होगा। दे ऑल कंटेन मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, नहीं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों में सेम नंबर ऑफ मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, नहीं भाई, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, सही है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये ठीक हो। दे ऑल कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही बात है, आप देख लीजिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तीनों में, तो सी इज द राइट आंसर। आगे चलें, दे ऑल कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यार जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होंगे, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड is tested by adding reagents. Which observation is correct? बेटा सबसे पहली चीज है जिंक आयंस, NaOH व्हाइट पीपीटी बनाएगा। अमोनिया के साथ भी क्या होता है, व्हाइट पीपीटी बनता है। सॉल्युबल होते हैं इन एक्सेस, एक्वस NaOH एंड अमोनिया, ठीक है। तो अब जरा देखिए, एसिडिफाइड एक्वस बेरियम नाइट्रेट फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। नहीं, जब बेरियम नाइट्रेट क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो बेरियम क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, क्योंकि बेरियम क्लोराइड भी सॉल्युबल होता है, इसलिए ये गलत हो गया। एक्वस अमोनिया से ट्रीट करवाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेगा, सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ द रिएजेंट, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यही आंसर हो गया। सर व्हाई नॉट सी, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करवाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेगा, सॉल्युबल होता है इन एक्सेस NaOH, जबकि वो कह रहा है इनसॉल्युबल, इसलिए ये गलत है। पाउडर्ड कॉपर तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम होती है, उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स शोन कंटेन ओनली वन कोवलेंट बॉन्ड। वन कोवलेंट बॉन्ड क्लोरीन में है, हाइड्रोजन में है, HCl में है, देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। आपको नोट्स याद होने चाहिए, आपको याद है ना, मैंने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड लिखा है, तो ये तीनों के तीनों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में आएंगे, इसलिए बी इज द राइट आंसर। ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। इफ यू रिमेंबर, व्हिच सब्सटेंस हैज अ जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर एंड कंटेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। यार पहली तो बात, ये जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर जो है ना, वो डायमंड का भी होता है, ग्रेफाइट का भी होता है और सैंड का भी होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बट वो कह रहा है कि एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। तो आपको पता है डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, दैट इज कार्बन, सही है। मीथेन जॉइंट नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, सैंड। सैंड इज SiO2, और देखें इसमें दो एलिमेंट्स, ठीक है, contain two elements, silicon and oxygen। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8, which statement correctly explains why chlorine at 40 degrees Celsius diffuses more slowly than neon at 20 degrees Celsius? Okay, पहली तो बात ये कि क्लोरीन का MR होता है 71 और नेऑन का MR होता है, यानी AR होता है 20, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका MR कम होगा तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा,
इसका एमआर ज्यादा है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो, सही है। इवन दो कि इसका टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर ज्यादा है उसके बावजूद, ठीक है ना। सो आगे पढ़ते हैं। क्लोरीन हैज अ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ 71 whilst neon has a relative atomic mass of 20। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो मैंने अभी बताया आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। सर व्हाई नॉट बी? बेटा क्लोरीन इज एट अ हाई टेम्परेचर देन नियॉन। अगर क्लोरीन हाई टेम्परेचर देन नियॉन है तो फिर उसको स्लोली डिफ्यूज नहीं होना चाहिए था, रैपिडली डिफ्यूज होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्लोरीन इज डायटोमिक एंड नियॉन इज मोनोटोमिक। मोनोटोमिक एंड डायटोमिक हैज नथिंग टू डू विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसलिए ये भी गलत। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन नियॉन। Reactivity has nothing to do with diffusion, इसलिए ये भी wrong. Question number 9. Metal conducts electricity. The movement of which particle is responsible for this conductivity? Metals contain free mobile electrons. तो electrons कहाँ पर लिखा हुआ है? C में लिखा हुआ है, C is the right answer. ठीक है जी। Question number 10. Which substance when molten conducts electricity? आपको पता है दो चीजें मोल्टन हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। नंबर एक आयनिक कंपाउंड्स और दूसरा मेटल्स, है ना। सो आप जानते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। बिटुमेन तो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा आपके पास? सीजियम आयोडाइड, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है, आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, अलर्ट रहना। A compound contains 70% by mass of iron and 30% by mass of oxygen. What is its empirical formula? That's an easy task. What you can do is कि आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिए। आपके पास आयरन है 70 है, डिवाइड कर दीजिए 56 से। आपके पास ऑक्सीजन है 30 को डिवाइड कर दीजिए 16 से। ठीक है बेटा, वेट कीजिएगा जरा, मैं कैलकुलेशन कर लूं। मैं 70 को अगर डिवाइड कर दूं 56 से तो मेरे पास मोल्स कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 1.25। और अगर मैं 30 को 16 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मोल्स कितने आ जाएंगे? 1.875। अब 1.25 लीस्ट वैल्यू है तो सिंपलेस्ट रेशियो डिटरमिन करने के लिए मैं इसको डिवाइड कर दूं ऑन बोथ द साइड। ये हो जाएगा आपके पास 1 और इसको डिवाइड कर दीजिए 1.25 से, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? 1.5। अब जाहिर सी बात है 1.5 को होल नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा Fe2O3। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है बेटे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर टू नाइट्रेट इज दिस। It contains 36.5% water crystallization by mass. What is the value of X? Okay. What is the value of X? थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे? आपके पास दो चीजें हैं, कॉपर नाइट्रेट है और वाटर है। ठीक है, आपके पास 36.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको 18 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। 36.5 divided by 18 you will get what? 2.027। 2.027। अगर मैं 100% ले लूं एक मिनट के लिए और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं 36.5 तो बेटा मेरे पास कितना बचेगा? 63.5। 63.5 को मैं डिवाइड कर देता हूं कॉपर नाइट्रेट के AR से। लेट मी कैलकुलेट कॉपर नाइट्रेट का AR। एक मिनट, ये है बेटा तकरीबन 187। तो 63.5 को अगर मैं डिवाइड करूं 187 से तो मेरे पास मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.339। 5 ये लीस्ट वैल्यू है, इसको डिवाइड कर देते हैं। ये 1 हो जाएगा। 2.027 divided by answer, you will get 5.96।
5.96 का मतलब 6 हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सही है बेटा। इसमें एमआर भी आपको खुद से ही कैलकुलेट करना था, इसमें एमआर आपको खुद से कैलकुलेट करना था कॉपर नाइट्रेट का, ठीक है ना। सो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द एमआर ऑफ कॉपर नाइट्रेट। मैं फिर भी लिख देता हूं आपको। कॉपर है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा मैं। प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? टोटल 6 हैं, 3 टाइम्स 2 करके इंटू 6 करूंगा। कॉपर का मास होता है 64, प्लस नाइट्रोजन का मास होता है 14 टाइम्स 2, 16 टाइम्स 6, तो ये हो जाएगा बेटा 187। ठीक है, चेक मार लेते हैं। प्लस 14 टाइम्स 2 प्लस 16 टाइम्स 6, सी सी 22। ठीक है, सही है, तो सी आंसर हो गया। Dilute sulfuric acid is electrolyzed between inert electrodes, which statement are correct. अलर्ट रहना। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो जब भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड कैथोड, ऑक्सीजन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, और बीटा सल्फ्यूरिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज हो जाती है। तो जरा देखिए, हाइड्रोजन इज रिलीज्ड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये बिल्कुल ठीक बात है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, गलत है। एसिड बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी ठीक है। तो 1 2 4 करेक्ट है, and therefore A is the right answer. And therefore A is the right answer. 14. Concentrated aqueous calcium iodide. Concentrated solution है calcium iodide का, और उसको exactly इलेक्ट्रोलिसिस करा जा रहा है ना सिमिलर वे टू concentrated aqueous sodium chloride। ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब ये कैथोड है और ये एनोड है, और दोनों के दोनों किसके बने हुए? ग्रेफाइट के। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस कैल्शियम आयोडाइड। यार पहली तो बात ये कि भाई अगर कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस कैल्शियम आयोडाइड है तो आपके पास कैल्शियम आयंस होंगे, हाइड्रोजन आयंस होंगे, आयोडाइड आयंस होंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे। आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइन ऑफ डिस्चार्ज से करीब होगा, ये डिस्चार्ज होगा हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। आप जानते हैं इन दोनों नेगेटिव आयंस में आयोडाइड इज क्लोजर टू द लाइन ऑफ डिस्चार्ज और उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है, तो ये आयोडीन बनेगा एट एनोड। ये तो मेरी जजमेंट हो गई। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। What would be formed at each electrode? Hydrogen gas is given off at cathode, तो हाइड्रोजन गैस कहां पर है? ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। इसका मतलब बी और डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, बट राइट आंसर क्या होगा बेटा आपके पास? बी, क्योंकि आयोडीन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे फॉर्म होगा, और मैंने बताया था आपको कि OH और आयोडाइड में अगर मैक्सिमम 2 आयंस का डिफरेंस है तो पहले वो आयन डिस्चार्ज होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। याद है ये रूल आपको? तो मैंने रूल अप्लाई करके आंसर डिटरमाइन किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, which row shows the electrode at which aluminum is formed and the correct equation for this? आपको पता है एल्यूमिनियम जो है वो एट कैथोड बनता है, राइट? एल्यूमिनियम is obtained at cathode, और इक्वेशन क्या होती है एट कैथोड एल्यूमिनियम की? एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एरो एल्यूमिनियम। तो कैथोड, और ये इक्वेशन देख लीजिए कहाँ लिखी हुई है। ये इक्वेशन लिखी हुई है बेटा आपके पास सी में, तो सी इज द राइट आंसर। The energy profile diagram for the forward reaction of the reversible reaction is shown. अब यार ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन को, है ना?
क्योंकि डेल्टा एच जो है वो अपवर्ड एरो से दिखा रहे हैं, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, राइट। अब आगे चलते हैं। फॉर द रिवर्स रिएक्शन, भैया फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ये है, रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए फॉर रिवर्स रिएक्शन enthalpy is exothermic or activation energy remains same, no change in activation energy, that is positive। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, एक्सोथर्मिक एंड पॉजिटिव, डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। 17 alert renal, the formation of liquid water from hydrogen and oxygen may occur in 3 stages। आप नोट करो, ये मॉलिक्यूल ब्रेक होकर एटम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है एंड देयरफॉर इट इज एंडोथर्मिक। ठीक है, यहाँ देखो ये एटम्स आपस में मिलके एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, which means it is a bond forming process and therefore it is exothermic। ठीक है, उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि गैस से लिक्विड में आ रहा है, इसका मतलब कंडेंसेशन हो रही है, which is also exothermic। आपको पता है ना, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग बोथ आर एक्सोथर्मिक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग बोथ आर एंडोथर्मिक, इस तरह से ध्यान में रखिएगा। तो दो, सेकंड भी एक्सोथर्मिक है, थर्ड भी एक्सोथर्मिक है, एंड देयरफॉर सी इज द राइट आंसर बिकॉज़ एग्जामिनर कह रहे हैं व्हिच स्टेजेस वुड बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बेटा। द इक्वेशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। आगे चलते हैं। What would decrease the yield of sulfur trioxide? Sulfur trioxide की decrease yield उस वक्त decrease होगी जब equilibrium backward direction में जाएगा, और equilibrium backward direction में सिर्फ उस सूरत में जा सकता है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो या प्रेशर को डिक्रीज करो। और decreasing the pressure favors equilibrium towards left hand side, thus yield of sulfur trioxide decreases। तो बताइए कौन सा ऑप्शन गिवन है, इंक्रीज इन टेम्परेचर गिवन है, तो सी इज द राइट आंसर। सही है ना, इन दोनों में से कोई एक गिवन होना चाहिए था, तो टेम्परेचर का इंक्रीज गिवन है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। 19, oh my goodness, that's a huge question। देखें, मैग्नीशियम कार्बोनेट reacts with dilute hydrochloric acid to form magnesium chloride, carbon dioxide and water। ये इक्वेशन आ गई। The rate of the reaction is found by reacting the magnesium carbonate and dilute hydrochloric acid in a conical flask। The mass of the flask and content is measured every 20 seconds। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप नोट्स में चेक कीजिएगा। और इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये मेरे ख्याल से 10वां सवाल है, अब तक जितने एमसीक्यूज कराए 10वां सवाल है ये। मतलब ये टॉपिक, ये एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड 10 डिफरेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। वो कह रहा है व्हिच ग्राफ करेक्टली शोज द चेंज इन द मास ऑफ द फ्लास्क एंड कंटेंट विद टाइम। जाहिर बात है, विद टाइम जो कंटेंट ऑफ द फ्लास्क होगा उसका मास डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज इन मास कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बी भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो इंक्रीज इन मास दिखा रहा है, जबकि वहां पर क्या होगा, डिक्रीज इन मास। ठीक है ना, तो जब डिक्रीज इन मास की बात होगी तो ऑब्वियसली डिक्रीज इन मास ये भी है, डिक्रीज इन मास ये भी है। ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ कंटेंट फ्लास्क में रह जाएगा रिएक्शन करने से,
कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, which is why delta is the right answer. ठीक है ना? कंटेंट फुली रिएक्टेड, ऐसा होगा नहीं, which is not possible. कुछ ना कुछ रह जाएगा, ठीक है? सो 19 का डी आंसर है। अलर्ट रहिएगा। At the start of a reaction, alert रहना बहुत। 1 dm cube solution contain 0.3 moles of ethanol. After 100 seconds, the concentration of the ethanol has decreased to 0.296 mole per dm cube. What is the rate of reaction over the first 100 seconds? अच्छा जी, ये मैं आपको बता देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम टेकिंग। ये फॉर्मूला भी मैंने अपने नोट्स में लिखवाया है आपको, आप चेक कर लीजिएगा, ये भी मिलेगा, ठीक है? तो एक और भी फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का। रेट इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम और ग्रेडियंट से अलग देखते हैं ना बेटा। 3-4 चीजें हैं इससे रिलेटेड। तो आपको यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या दिया हुआ है बेटा? कंसंट्रेशन दी हुई है, तो इसका मतलब आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अब सेकंड वाले फॉर्मूले में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या लिखी है, जरा देखिएगा। ये है 0.3 मोल ऑफ इथेनॉल इन 1 डीएम क्यूब। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन गिवन है इथेनॉल की इनडायरेक्टली, व्हिच इज 0.3। तो 0.3 माइनस 0.296 डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड्स। तो 0.3 माइनस 0.296 डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 0.29704 यूनिट हो जाएगी मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स। तो 0.29704 कहां लिखा हुआ है? ए में लिखा है। ए इज द राइट आंसर। सही है भाई? Oops. एक मिनट, 0.296 डिवाइडेड बाय 100। Oops, कैलकुलेशन एरर है ये बेटा। मैंने कुछ सारी चीजें सही है, ये आंसर आ रहा है मेरे पास 4 टाइम्स 10 टू द पावर -5 मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स। सो आंसर सी होगा। सब कुछ सही है, सिर्फ कैलकुलेटर में बेटा वैल्यूज गलत पड़ गई, इसलिए मैं एक मरतबा और चेक कर लूं वैल्यूज, ऐसा ना हो कि आंसर ए हो। 0.3 माइनस 0.296 divided by 100 minus 0.296. Oh. अच्छा जी, इसमें आपने करना ये है, कैलकुलेशन बता देता हूँ मैं आपको। सारी चीजें सही है, मैं थोड़ा स्टेप्स करके दे रहा हूँ। 0.3 माइनस 0.296 करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये कंसंट्रेशन आ गई आपके पास। इसको डिवाइड कर दीजिए आप 100 से, 100 सेकंड है।
तो ये हो जाएगा आपके पास 4 times 10 to the power -5 मोल पर डीएम क्यूब सेकंड। ठीक है बेटा, ये है पूरा स्टेप्स दिखाने एग्जामिनर। बट इसमें सबसे अहम चीज पता है क्या थी कि ये जो एग्जामिनर ने लिखा हुआ है ना, ये कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। सही है, ये मोल है और ये 1 डीएम क्यूब में, तो मोल पर डीएम क्यूब इज कंसंट्रेशन, राइट। 21, which statement about sulfuric acid is correct? Sulfuric acid is used as a bleach, wrong, वो तो सल्फर डाइऑक्साइड यूज होता है as a bleach. Food preservative, wrong, वो भी सल्फर डाइऑक्साइड यूज होता है. In the purification of drinking water, wrong, वो क्लोरीन यूज होता है. तो राइट आंसर क्या होगा? सी, डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है. 22, which row shows the order of increasing pH lowest to highest for strong acid, strong base, weak acid and weak bases at the same concentration? Strong acid lowest to highest जाना है, तो weak acid से strong acid होगा और फिर weak base से strong base होगा, तो C is the right answer. और ये भी लिखवाया है मैंने आपको, पता है, आप एसिड बेसिस सॉल्ट्स में जाएंगे, pH स्केल निकालिएगा. pH स्केल के अंदर एक मिनट, pH स्केल देखिएगा, उस पर लिखा हुआ होगा. क्या कह रहे हैं? इंक्रीजिंग pH ना, अच्छा लोएस्ट pH से हाईएस्ट pH, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की होगी, फिर वीक एसिड की होगी, फिर वीक बेस की होगी, फिर स्ट्रॉन्ग बेस की होगी, तो 22 का ए होना चाहिए फिर. सही है बेटे. और ये लिखा हुआ है आपके पास, pH स्केल पूरा लिखा हुआ है कि भाई वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब किस रेंज के अंदर चल रहा है. ठीक है, बट ये याद रखिएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग pH कह रहा है. स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस, weak acid and weak base at the same concentration. That is lowest pH से highest pH की तरफ जाने के लिए कह रहा है, ये ध्यान में रखना. 23, the table shows the proton number of 4 elements. अब आपको प्रोटॉन नंबर पीरियोडिक टेबल से देखने पड़ेंगे हर एलिमेंट के लिए. ये किसका पीरियड एटॉमिक नंबर है? फ्लोरीन का. ये किसका एटॉमिक नंबर है? सोडियम का. ये किसका एटॉमिक नंबर है? क्लोरीन का. और ये किसका एटॉमिक नंबर है? पोटेशियम का. आप जानते हैं कि ये दोनों के दोनों जो है वो मेटल हैं. फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है. आगे चलते हैं. Q इज अ मेटल, रॉन्ग. फ्लोरीन तो Q जो है वो नॉन मेटल है. Q इज मोर रिएक्टिव देन T, जो कि बिल्कुल सही बात है. तो यही आंसर है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी आगे पढ़ लेते हैं. R इज मोर रिएक्टिव देन Z. नहीं भाई, Z इज मोर रिएक्टिव देन R. डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है ना, इसलिए ये भी गलत हो गया. T एंड Z आर इन द सेम पीरियड. भैया T एंड Z सेम पीरियड में नहीं है. क्लोरीन पीरियड 3 में है, पोटेशियम पीरियड 4 में है, तो ये भी गलत है. सही है. 24, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, ये W है ग्रुप 1 का एलिमेंट, ये X है ग्रुप 3 का एलिमेंट, ये Y है नोबल गैसेस का एलिमेंट. विच रो अबाउट द एलिमेंट W X and Y करेक्ट? कंबाइंस विद ऑक्सीजन 2:3 रेशियो. ये हो जाएगा 2:3 रेशियो में. सर आपको कैसे पता चला? अरे बाबा ये ग्रुप 3 का है ना, तो ग्रुप 3 का एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाओ तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो 2:3 का रेशियो हो गया इसमें. तो X जो है वो 2:3 के रेशियो में एग्जिस्ट करेगा. ये ऑप्शन सी में लिखी हुई है, ये ऑप्शन डी में लिखी हुई है, इसका मतलब कॉम्पिटिशन सी और डी के दरमियान है. ये दोनों तो रॉन्ग हो गए. आगे चलें. एग्जिस्ट एज सिंगल एटम एंड इज केमिकली अनरिएक्टिव. तो Y जो है वो मोनोटॉमिक स्टेट होगा. ये रहा Y मोनोटॉमिक स्टेट. तो बेटा डी इज द राइट आंसर. आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, X और Y ठीक हो गए तो W तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. 25, lead to sulfate can be made by reacting dilute sulfuric acid with which substance? अच्छा, with which substance? तो ये lead nitrate है. सही है बेटा. अगर मैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाता हूं तो ऑब्वियसली मेरे बच्चों लेड सल्फेट बन जाएगा. ये ऑप्शन भी ठीक है. आगे चलते हैं. लेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर लेगा
क्योंकि लेड की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ये भी ऑप्शन ठीक है। लेड कार्बोनेट जो है जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो लेड सल्फेट बनाएगा, वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये भी कर लेगा। लेड ऑक्साइड आप जानते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना लेगा। तो बेसिकली ये सारी की सारी ऑप्शंस क्या कर रही हैं, लेड सल्फेट बना रही हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन एग्जामिनर से गलती हो गई और एग्जामिनर जो है ना वो इस क्वेश्चन को कैंसिल कर देगा, यानी इस क्वेश्चन पे सबको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, cancel this question because of wrong options, because of examiner mistake। तो बेटा केम्ब्रिज के पेपर में भी मिस्टेक्स होती हैं, पता है आपको, देख रहे हैं आप, उन्होंने ऑप्शंस ऐसी दी कि सारी की सारी हो रही है। तो क्योंकि ये एग्जामिनर की तरफ से मिस्टेक हुई ना, इसलिए इस क्वेश्चन 25 में सबको मार्क्स दे दिए होंगे एग्जामिनर ने अक्रॉस द होल ग्लोब, जितने भी बच्चे अपियर हो रहे हैं। Which pair gives two uses of argon? आर्गन जो है वो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स के लिए इस्तेमाल होता है और आर्गन जो है वो स्टील मेकिंग में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, आर्गन जो है वो स्टील मेकिंग में भी इस्तेमाल होता है, वेल्डिंग जब कर रहे होते हैं। तो डिसइंफेक्टिंग वाटर में इस्तेमाल नहीं होता, ये गलत हो गया। डिसइंफेक्टिंग वाटर में इस्तेमाल नहीं होता, ये गलत हो गया। बलून में इस्तेमाल नहीं होता, उसमें तो हीलियम होती है, ये भी गलत हो गया। तो ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी रॉन्ग, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। तो देख लीजिए लाइट बल्ब में इस्तेमाल होता है आर्गन, लिखा है आपके रजिस्टर में। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में भी इस्तेमाल होता है आर्गन। ठीक है, आगे चलें। Which two substances are removed from the bottom of a blast furnace? एक आयरन और एक स्लैग, इन दोनों को रिमूव किया जाता है। तो 2 and 4, तो राइट आंसर इज डी, 2 and 4। तो आप लिख दीजिए यहां पर molten slag and iron are removed from the bottom of blast furnace। ठीक है, 28, which row has the correct catalyst for the named process? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए आयरन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए वेनेडियम 5 ऑक्साइड होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, सही है। हैबर्स प्रोसेस के लिए आयरन होता है, तो ये मैग्नीज 4 ऑक्साइड दिया, ये गलत हो गया। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के लिए निकेल होता है, इधर आयरन दिया, ये भी गलत हो गया। फोटोसिंथेसिस के लिए ग्लूकोज नहीं क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ए हो जाएगा। राइट आंसर इज ए। ठीक है, क्वेश्चन 29 देखिए। Some metals and the compounds in their ores are shown. Which type of reaction occurs in the extraction of each of these metals from their ore? देखो, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिडक्शन करनी पड़ेगी थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, कैल्शियम को भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिडक्शन करनी पड़ेगी थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, लेड को हासिल करने के लिए भी रिडक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, सोडियम को भी हासिल करने के लिए रिडक्शन, इसको भी हासिल करने के लिए, सबको हासिल करने के लिए, तमाम मेटल्स को हासिल करने के लिए रिडक्शन process is used to extract metals। ये लिख दिया आपने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, डी। ठीक है, 30 का ए, 30 का ए कह रहा हूँ, 30 का आफ्टर द कोलैप्स ऑफ अ रिवर ब्रिज a new car was immersed in the river water for several months. When it was recovered, the parts of the car made of steel and alloy of iron were found to be corroded.
the parts made of aluminum were not corroded. Which statement explain these differences in corrosion? Aluminum has a coating of aluminum oxide जिसकी वजह से corrosion नहीं हुई, और यही आंसर है बेटा आपका, यही आंसर। थिक ऑक्साइड लेयर होती है एल्यूमिनियम की जिसकी वजह से वो करोड नहीं है। ठीक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 31, a farmer spread ammonium nitrate, a nitrogenous fertilizer, on a field. The next day he spread calcium hydroxide on the same field. This caused a loss of nitrogen from the ammonium nitrate. Which chemical reaction occurred? अब मेरी बात गौर से सुनो, मैंने क्या तुम्हें बताया था, गौर से सुनना। When any ammonium salt react with an alkali, then always ammonia gas is given off. जब अमोनिया गैस रिलीज होगी तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा अमोनिया गैस के रिलीज होने की वजह से। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू माय नोट्स। तो अब जरा देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। द कैल्शियम आयन रिएक्टेड विद अमोनिया आयंस प्रोड्यूसिंग अमोनिया गैस, रॉन्ग। द कैल्शियम आयन रिएक्टेड विद नाइट्रेट आयंस प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, रॉन्ग। द हाइड्रोक्साइड आयंस रिएक्टेड विद अमोनिया आयंस प्रोड्यूसिंग अमोनिया गैस, दैट्स राइट। सी इज द राइट आंसर। आपको पता नहीं याद है या नहीं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। इसकी आयनिक इक्वेशन भी आपके पास गिवन है और उसने यहाँ आयनिक इक्वेशन से रिलेटेड ही बात की है। इसकी आयनिक इक्वेशन भी मैंने दी है आपको, ये देखिएगा जरा। ये है अमोनियम नाइट्रेट, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट में, अमोनिया में और वाटर में। सही है, ये अमोनियम आयंस है, ये नाइट्रेट आयंस है, ये कैल्शियम आयंस है, ये हाइड्रोक्साइड आयंस है, एरो, ये कैल्शियम आयंस है, ये नाइट्रेट आयंस है। अमोनिया आयोनाइज नहीं होता, वाटर आयोनाइज नहीं होता, एज इट इज रहेगा। सही है, जो स्पेक्टेटर आयंस हैं नाइट्रेट और कैल्शियम वो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? अमोनियम आयंस बनेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस बचेंगे, they will react together to give ammonia and water। और यही बात सी में लिखी और यही नोट्स में भी लिखा हुआ है, नोट्स में भी ये लिख के दिया हुआ है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 32 पे आइए। Which row correctly compares carbon dioxide and methane? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होती है, मीथेन में भी कार्बन होती है, तो बोथ कंटेन कार्बन। ये बात सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है। इसका मतलब कंपटीशन जो है वो ए और बी के दरमियान होगा। बोथ आर डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रीन हाउस गैस, ये बात बिल्कुल ठीक है, दोनों की दोनों ग्रीन हाउस गैसेस होती है। सही है। बोथ लोअर द पीएच ऑफ वाटर व्हेन दे डिसॉल्व इन इट। भाई कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर, मीथेन डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी। ठीक है। 33, fossil fuels are used to power some internal combustion engines। ठीक है। Which pollutant are produced by an internal combustion engine burning fossil fuel? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं, तीनों बनते हैं, तो अल्फा इज द राइट आंसर। सही है। An ester is produced by reacting together the carboxylic acid and the alcohol. What is the name of the structure of this ester? पहली तो बात ये कि भाई, पहली तो बात ये कि यहां से एसिड का पोर्शन ये हो जाएगा, इसको लिख लो HCOO। उसके बाद अल्कोहल का पोर्शन ये हो जाएगा। सही है, तो ये आ जाएगा CH2 CH2 CH3। मैंने कल भी बताया था, इसको प्रोपाइल कहते हैं और इसको मेथानोएट कहते हैं। तो प्रोपाइल मेथानोएट कहाँ लिखा हुआ है? डी में लिखा हुआ है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे? कंडेंस्ड करके इस तरह से लिखेंगे HCO2 CH2 CH2 CH3।
से ये बनोगे और ये सब तुम्हारा अपनी टाइम होगा 28 तारीख का टोटल पावर आ रहा है। उसके बाद भी बना जितने रुपये मिलेंगे 7 या 6 और वो 6 या 7 10 तारीख को मिल जाएगा टैक्स का। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। 35 द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ पॉलीमर इज शोन। ये आ गया रिपीटिंग यूनिट पॉलीमर का। वो कह रहा है विच मोनोमर वुड प्रोड्यूस दिस पॉलीमर। बेटा आप जानते हैं कि ये जो पॉलीमर बना है ये एक एडिशन पॉलीमर है, हैंस इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। तो जब इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो वो मोनोमर कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको। ये डबल बॉन्ड आ गया, ये Cl और ये Br। अब वो कह रहे हैं ये मोनोमर बताओ कहां लिखा हुआ है। ए में लिखा है, तो ए इज द राइट आंसर। सर जी सर CH3 ऊपर है, यहाँ CH3 नीचे है। मैंने पढ़ाते हुए कहा था CH3 ऊपर हो या नीचे हो, अगर वो सेम कार्बन एटम से अटैच है तो वो ऊपर अटैच हो जाए, वो नीचे अटैच हो जाए, वो साइड में अटैच हो जाए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस एज लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड विद द सेम कार्बन एटम। याद आया आपको? अगर एक सेम कार्बन से वो अटैच हो रहा है इट डजंट मेक एनी डिफरेंस देन। 36 each of a compound WXYZ is either an unbranched alkane or an unbranched alkene. Which two compounds undergo an addition reaction with bromine? Here addition reaction with bromine सिर्फ और सिर्फ एल्कीन करेगा। तो आपने चेक करना है कि एल्कीन कौन सा है। ठीक है, आपने चेक करना है कि एल्कीन कौन सा है। तो आप क्या करें, इसके ऊपर एल्कीन का जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ये हो जाएगा C9H2 टाइम्स 9, तो ये हो जाएगा बेटा C9H18। इसका मतलब ये एल्कीन हो गया, ये ठीक है बिल्कुल, ये एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा। ठीक, इसके ऊपर अप्लाई करो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा C10H20 H2 टाइम्स 10, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास C10H20, तो ये भी करेगा। इसके ऊपर अप्लाई कर लो CnH2n, तो ये हो जाएगा C9H2 टाइम्स 9, तो ये हो जाएगा C9H18, जबकि वो 20 लिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसके ऊपर अप्लाई करो CnH2n, तो ये हो जाएगा C10H2 टाइम्स 10, तो ये हो जाएगा C10H20, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो W और Y है, इसका मतलब A इज द राइट आंसर। और आपको एक एक कंपाउंड के लिए ये वर्किंग करनी होगी। इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या कहते हैं बेटा इसको? ट्रायल एंड एरर मेथड। कि ट्राई करोगे या एरर चेक करोगे। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगता। 37 1 mole of each alkane undergoes complete combustion. Which alkene will produce 7 moles of product? 7 moles of product। भाई यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, वाटर के 2 मोल बनेंगे क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। यहां से 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और 3 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, इसलिए क्योंकि 6 हाइड्रोजन एटम। यहाँ से 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे क्योंकि 3 कार्बन एटम है, और 4 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे क्योंकि 8 हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ से टोटल मोल्स प्रोडक्ट के कितने आ गए? 7 आ गए, एंड देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबको करके देखना है 1 बाय 1। ये हो जाएगा 4CO2 क्योंकि 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। इस तरह से ये टोटल कितने मोल्स हो जाएंगे? 9। ये कितने मोल्स हो जाएंगे? 5। ये टोटल कितने मोल्स हो जाएंगे? 3, एंड देयरफॉर 7 मोल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल रहे हैं आपको? सी में मिल रहे हैं, एंड देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। Which statement about macromolecule is correct? Nylon and terylene both are polyester. Wrong. Protein and nylon have the same monomer unit. Yes. Same monomer unit. Wrong. Wrong. क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, नायलॉन अमीनो एसिड से नहीं बनते, तो ये गलत हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं प्रोटीन हैव सेम अमाइड लिंकेज एज लाइनोन। दैट्स राइट, सी इज द राइट आंसर।
टर्लिनीन एंड फैट्स आर एस्टर्स बट विद डिफरेंट लिंकेजेस। भाई जब एस्टर हैं दोनों के दोनों तो लिंकेज भी तो सेम ही होगा ना एस्टर का, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है 39 अलर्ट रहना। An organic compound X has the molecular formula C4H8O2 and turns damp blue litmus paper red. What is the structure of X? Bhaiya, turns damp blue litmus paper red indicate it is carboxylic acid. और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ये होता है, एग्जामिनर उसको इस तरह से भी लिख सकता है, एग्जामिनर उसको इस तरह से भी लिख सकता है। ये सब चीजें सिखाई हैं ऑर्गेनिक में मैंने आपको। ठीक है तो आप देखिए कहां पर लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, डी में लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डी इज द राइट आंसर। सही है, यानी इस तरह से भी तो लिख के दे सकता है एग्जामिनर, COOH, ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो डी इज द राइट आंसर। विच पॉलीमर कंटेन द 3 डिफरेंट एलिमेंट्स? डी इज द राइट आंसर। स्टार्च में 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। प्रोटीन में 4 होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें सिर्फ 2 होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। पॉलीप्रोटीन में भी सिर्फ 2 होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो 3 एलिमेंट्स जो हैं, ये 3 डिफरेंट एलिमेंट जो हैं वो सिर्फ स्टार्च में होंगे, तो डी इज द राइट आंसर। सही है।